Life is a journey, not a destination, and especially for we Indians, this journey is not possible without railways, as Indian Railways lifeline to the nation. Today, our topics main contents are about Indian Railway, organizational structure of Indian Railway, zones and division of Indian Railway, and finally career opportunity in Indian Railway. Last topic is career opportunity in Indian Railway. वेलकम टू एस एकेडमी डीप लर्न। मैं राहुल सिंह। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 16th April 1853 when first train was flagged off from Bombay to Thane for a distance of 34 km with 14 coaches and 400 passengers. First steam loco number this F734 was built in 1895, मतलब 1853 में रेलवे चली थी, लेकिन पहला लोकोमोटिव, जरूरी नहीं है कि पहली रेलवे चले तभी सारे लोकोमोटिव या सारे पार्ट्स इंडिया में ही बने, हो सकता है बाहर से कहीं यूरोप से बन के आया होगा, यहाँ असेंबल हुआ होगा। ये फर्स्ट लोकोमोटिव 1895 में बना था, अजमेर वर्कशॉप ऑफ द राजपूताना मालवा रेलवे। ये एक फैक्ट हो गया। फर्स्ट लोकोमोटिव कब बना था? अजमेर में बना था, अजमेर के वर्कशॉप में। एंड रेलवे बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1901, 1901 में रेलवे बोर्ड फॉर्म हुआ था फॉर सेक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे, फॉर सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, फॉर सेक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे। एक ही बात है, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नाउ these are the facts. First train on electric traction started on 1500 volt DC system from Bombay VT to Kurla 3rd February 1925। 3rd February 1925 को पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम पे चली थी। हालांकि आज के टाइम में ये 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम नहीं है, आज के टाइम में कौन सा है? 25 केवी किलो वोल्ट एसी, 25,000 वोल्ट एसी सिस्टम आज के टाइम में एडॉप्टेड है। कब से? 1961 से, और इसी सिस्टम पे इंडियन रेलवे अभी चल रही है। नेक्स्ट, second line was Kolkata become the first Indian city to get metro system in 1984। इंडियन रेलवे ने ही 1984 में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जितने भी मेट्रो बने थे उसके बाद इंडियन रेलवे ने कभी मेट्रो को एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मेट्रो स्पेशली छोटे शहरों में चलने के लिए है, जैसे कि टैक्सी, बस, ऑटो, इस टाइप से, मतलब हर एक 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे स्टॉपेज होते हैं। तो एक बार इंडियन रेलवे ने कोलकाता मेट्रो को चलाया, फिर उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब दिल्ली मेट्रो का प्रपोजल आया तो उसने बोल दिया कि ये आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड कर लो, ये हमारे बस का नहीं है। फिलहाल कोलकाता मेट्रो ही इंडियन रेलवे के अंडर में है, जो कि ये एक अलग जोन के रूप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स, रूट किलोमीटर, the distance between any two points on railway irrespective of number of lines connecting them, whether single line, double line, etc। रूट किलोमीटर इंडिया में कितने हैं? और यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, रूट किलोमीटर क्या होता है और नॉर्मली रनिंग ट्रैक किलोमीटर। ये नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रेलवे स्टेशन फ्रॉम, सपोज देर आर टू रेलवे स्टेशन, स्टेशन ए, स्टेशन बी। स्टेशन ए से बी के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो रूट किलोमीटर 100 किलोमीटर ही होगा। मतलब ए से बी के बीच में जितनी डिस्टेंस है, चाहे उस स्टेशन ए से बी के बीच में कितने भी लाइन हो, मतलब एक या एक से ज़्यादा लाइन है, तब भी रूट किलोमीटर 100 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन इतने हैं। नाउ रनिंग ट्रैक किलोमीटर, अभी हमने क्या पढ़ा था? रूट किलोमीटर। अब रनिंग ट्रैक किलोमीटर पढ़ेंगे। रनिंग ट्रैक किलोमीटर क्या है? स्टेशन ए से बी के बीच में सपोज 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसके बीच में 2 रूट है, मतलब 2 लाइनें बिछी हुई हैं, तो उसका रनिंग ट्रैक किलोमीटर 200 होगा। 3 है तो 300 होगा, 4 हैं तो 400 होगा। इस तरीके से ये रनिंग ट्रैक किलोमीटर क्या है अभी के टाइम में? 99,235। और रनिंग ट्रैक किलोमीटर की डेफिनेशन एक बार हम लोग पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ ऑल रनिंग ट्रैक्स एक्सक्लूडिंग ट्रैक्स इन साइडिंग्स, यार्ड्स एंड क्रॉसिंग्स। मतलब स्टेशन ए से बी के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म स्टेशन पे आती है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, मोर देन 2, 3, 4, 5, 10, कहीं कहीं 10 से ज़्यादा भी हैं बड़े स्टेशन पे। तो वहाँ पे जितने ट्रैक्स हैं उनको काउंट नहीं करते हैं,
मतलब जो मेन स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में 2 रूट 3 रूट जितने आ रहे हैं सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद साइडिंग, क्रॉसिंग, यार्ड्स, प्लेटफॉर्म के लिए जितने रूट्स बनाए जाते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं रनिंग ट्रैक किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट रूट किलोमीटर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये फैक्चुअल डाटा है। रनिंग ट्रैक किलोमीटर आज के टाइम में लास्ट ईयर का डाटा है 99,235, मतलब इसी साल के फरवरी मार्च मंथ का ये डाटा है। आउट ऑफ दिस 67,000 के अराउंड इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। इलेक्ट्रीफाइड कितने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इसको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। ट्रैकेज क्या होता है? ट्रैकेज टोटल ट्रैक्स ऑन लाइंस ऑफ अ रेलवे सिस्टम कलेक्टिवली, मतलब ए से बी के बीच में जितने ट्रैक हैं, जितने लाइनें बिछी हुई हैं, जितनी पटरियां हैं वो, प्लस क्रॉसिंग, साइडिंग्स, यार्ड्स, प्लेटफॉर्म पे जितने पटरियां बिछी हैं, मतलब टोटल जितने ट्रैक किसी भी पर्पज से बिछे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिवली ट्रैकेज। टोटल ट्रैकेज 1,26,366 है, ये टोटल ट्रैकेज हैं। और इसको मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ डायमेंशन नहीं लिखा है, इसका यूनिट है किलोमीटर। बाय डिफॉल्ट ये जितनी बातें हो रही हैं सारे किलोमीटर में हो रही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। इसमें अगर हायरार्की देखा जाए ऑफिसर्स का, मतलब ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, तो इस हायरार्की को समझने के लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और इंडियन रेलवे अपने आप में इतना बड़ा ये यूनिट है, इतना बड़ा सिस्टम है कि इसमें 3 लेवल पे हायरार्की देखते हैं। कौन कौन सा लेवल होता है? लेवल नंबर 1 रेलवे बोर्ड, ये सबसे ऊपर होता है। लेवल नंबर 2, ये लेवल नंबर 1 है। लेवल नंबर 2 इज जोनल रेलवे, जोन्स जितने आते हैं, इंडिया में टोटल 18 जोन्स हैं, जोनल रेलवे। एंड लेवल नंबर 3 इज डिविजनल रेलवे। लेवल नंबर 3। यहाँ पे रेलवे बोर्ड, रेल भवन, इसको अंडरस्टूड है कि इसको रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेल भी समझते हैं। रेलवे बोर्ड जो दिल्ली में है, इस पे हायरार्की अलग सिस्टम है इसका। यहाँ जोनल रेलवे में अलग सिस्टम है, डिविजनल रेलवे में अलग सिस्टम है। एक्चुअली डिविजनल रेलवे ही है जो फंक्शनल है और जिसको मेन फील्ड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और ब्रीफ स्टडी लेंगे। हमें डिविजनल मतलब हायरार्की में सारे सिस्टम अभी डीप देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत प्रोमोशनल, जो रेलवे में जो एम्प्लॉई हैं, प्रोमोशनल एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपको अगर आरआरबी, आरआरसी का एग्ज़ाम देना है तब भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे इज़ हेडेड बाय चेयरमैन। अब इसका पोस्ट बदल के चेयरमैन एंड, लास्ट ईयर से चेयरमैन एंड CEO, इस पोस्ट का नाम हो गया है। पहले चेयरमैन ही हुआ करता था, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। अब स्टार्ट करते हैं। IR इज हेडेड बाय अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर रेलवे बोर्ड। 4 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन, टोटल 5। चेयरमैन ही टोटल पावर होता है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्टर को ये रिपोर्ट करते हैं। अभी डिटेल स्टडी करेंगे। द चेयरमैन रेलवे बोर्ड इज एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स हेडेड बाय GMs, जनरल मैनेजर्स, हु रिपोर्ट टू द रेलवे बोर्ड। GM क्या होते हैं? रेलवे बोर्ड को GM या जोनल लेवल पे आ गए। जोनल लेवल पे हेड कौन होता है? GM होता है, जो किसको रिपोर्ट करता है? रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड मतलब रेलवे बोर्ड का सुप्रीमो पावर कौन होता है? चेयरमैन एंड CEO। अभी के टाइम में कौन है? सुनीत शर्मा है, अभी मैं आगे बताऊंगा। चेयरमैन। इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स, जिनको हेड करते हैं GM और रिपोर्ट करते हैं रेलवे बोर्ड को। जोन्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 71 ऑपरेटिंग डिविजन्स। डिविजन्स इज हेडेड बाय DRM। डिवीजन को कौन हेड करता है? DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। DRM डिवीजन का हेड होता है। ऑल द ऑफिसर्स ऑफ अ डिवीजन रिपोर्ट्स टू DRM ओनली। इस डिवीजन के नीचे मेन फंक्शनल यूनिट इस डिवीजन में होता है। डिवीजन जहाँ पे रेलवे एक्चुअल रन करता है, इसको ओपन लाइन भी बोलते हैं। जोनल एरिया को ओपन लाइन बोलते हैं। डिवीजन के नीचे जितने भी होते हैं ऑफिसर्स,
हर एक डिपार्टमेंट में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, अकाउंट, सारे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स के नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट के नीचे जो क्लर्क, टेक्नीशियन, प्यून जो भी होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? DRM को करते हैं, डिवीजन का जो हेड होता है। यहाँ से फिर हम आगे थोड़ा सा अपने पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव अभी के टाइम में है। इनके सपोर्ट के लिए 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडियन रेलवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, ये हैं श्रीमती दर्शना जरदोस एंड ये हैं श्री DR दादा राव। अब इसके नीचे डायरेक्ट चेयरमैन एंड CEO इंडियन रेलवे जो आज के टाइम में अभी हैं मिस्टर सुनीत शर्मा, चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड। अब यहां से हम लोग देखते हैं अभी चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा। मेंबर TRS, मेंबर इंफ्रा, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर फिनांस, DGs डायरेक्टर जनरल्स, RHS रेलवे हेल्थ सर्विसेज, HR ह्यूमन रिसोर्स, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड लास्ट इज सेफ्टी, DG डायरेक्टर जनरल सेफ्टी। सेफ्टी इज प्राइम कंसर्न ऑफ इंडियन रेलवे एज वी नो। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी एक होते हैं। ये टोटल जो सिस्टम है, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है, ये चेयरमैन, उसके नीचे मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, ये पूरा का पूरा। हालांकि ये मेंबर्स लिख देने का मतलब सिर्फ मेंबर नहीं, मेंबर जैसे TRS ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ऊपर ओवरहेड लाइंस बनती है, और रोलिंग स्टॉक का मतलब जितने मूविंग स्ट्रक्चर्स हैं, पटरियों पे जितने स्ट्रक्चर्स दौड़ते हैं, आइदर लोकोमोटिव और वैगन्स, मतलब जितने पावर्ड, अनपावर्ड या सेल्फ प्रोपेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोलिंग स्टॉक में आते हैं। तो ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। इंफ्रा में सिविल और सिग्नल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये कमर्शियल होता है, कितने टिकट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, किसी डिवीजन में, किसी जोन में कितना बिजनेस होता है, उससे रिलेटेड। और फाइनली मेंबर फिनांस। तो आपको मेन ये जो रेलवे बोर्ड में है, रेल भवन दिल्ली में है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना सिस्टम। हालांकि इसके अंदर हायरार्की जानने की ज़रूरत है, लेकिन वो टिपिकल प्रमोशनल एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत जानने की कुछ पोस्ट हैं, उनके फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है। अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन कुछ चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड का, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है, कि रेलवे को हम समझेंगे 3 सेक्शन में। सबसे टॉप पे रेलवे बोर्ड जो पूरे इंडिया में रेलवे को कंट्रोल करता है, उसके नीचे 18 जोन्स, जोनल रेलवेज, टोटल 18 जोन, इसके नीचे टोटल 71 डिविजन्स। तो 1 2 3 स्टेज में समझना हमें जरूरी है, लेकिन मेन फंक्शनिंग और मेन काम डिविजनल रेलवे का होता है। यहाँ पे भी कुछ एग्जीक्यूशंस होते हैं, मेन प्लानिंग यहाँ पे होती है, यहाँ कुछ एग्जीक्यूशंस होते हैं, और मेन जो फील्ड वर्क होता है सारा का सारा डिविजनल रेलवे पे होता है, डिवीजन पे होता है। तो हमें इस तरीके से समझने के लिए अब आइए देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमने रेलवे बोर्ड को देख लिया। रेलवे बोर्ड के नीचे 4 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं। जोनल रेलवे, ओपन लाइन, मेन रेलवे का काम यही है, रेलवे को दौड़ाना है पटरियों पे, चाहे वो पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सामान को इधर से उधर करना है, ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में करना है, या कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए। मेन काम रेलवे का यही है, रेलवे जोनल रेलवे, ओपन लाइन। और इस काम में, इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल इनके लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन यूनिट इसका केयर करती है, या ये इन हाउस प्रोडक्शन हो या आउटसोर्स करके, ज़्यादातर चीज़ें इन हाउस भी बनती हैं, ये काम प्रोडक्शन यूनिट का है। अदर यूनिट्स में आता है इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मेनली इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग सेंटर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी होते हैं, जैसे कि लखनऊ में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs एंड ऑटोनोमस बॉडीज, मतलब कुछ अलग अलग काम को, जैसे फॉर एग्जांपल DFCCIL, IRCTC, रेल टेल, कोंकण रेलवे, ये सारे PSUs में आते हैं। इसका भी काम है रेलवे के काम को, रेलवे का जो मेन काम है उसको हेल्प करना, उसके काम को एडवांस करना। तो अब हम इस जोनल रेलवे को अलग से 3rd पॉइंट में पढ़ेंगे। जोनल रेलवे इज
explained here. Zones and divisions of Indian Railway. टोटल 18 जोन्स है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन 18 जोन्स को आपको समझने में, उनके नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत सारे जोन्स हैं, इनके नाम सिमिलर आपको, जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। कभी आपने पढ़ा होगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, लेकिन कभी फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाए वेस्ट नॉर्दर्न रेलवे, तो इस नाम का कोई जोन है ही नहीं। तो नोमेनक्लेचर मतलब सबसे पहले नाम कैसे इनका डिफाइन करना है और उसके बाद इनका हेड क्वार्टर कैसे दिमाग में रखना है, वो हम लोग देखते हैं एक मैप और कुछ टेक्निक के साथ। उसके बाद वापस इस स्लाइड पे हम लोग आएंगे। आइए देखते हैं यहाँ नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो ये इंडिया का मैप है और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ कर दी और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली होता कैसे है। नॉर्थ साउथ, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, 2 जोन हो गए, बीच में सेंट्रल रेलवे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल कट किया, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, 5 रेलवे हो गए। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो जैसा कि नोमेनक्लेचर में लिखा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ही बोलेंगे, वेस्ट नॉर्दर्न रेलवे नहीं, मत बोल देना गलती से, वेस्ट नॉर्दर्न नहीं बोलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इसका नाम है। फिर साउथ और ईस्ट के बीच में सारा नोमेनक्लेचर नॉर्थ और साउथ को प्राइमरी टर्म कंसीडर करके होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे इसको बोलेंगे, ईस्ट साउदर्न रेलवे कभी गलती से मत बोलना। तो नोमेनक्लेचर ऐसे हुआ है। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये टोटल 8 हो गए और एक सेंट्रल रेलवे 9, टोटल 9 रेलवे हो गए। अब नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में भी एक रेलवे हमें जरूरत पड़ेगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी हमें एक रेलवे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NC, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये नाम लिखने का अच्छा तरीका है। साउथ सेंट्रल और सेंटर के बीच में एक रेलवे की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, अब यहाँ भी वैसे जरूरत पड़ेगी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ से ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 12 और एक सेंट्रल रेलवे, टोटल 13 रेलवेज हो गए। ठीक है, अब ये जो डायगोनल्स है ना, देखो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सब में सेंटर और किसी एक डायरेक्शन के बीच में एक और सेंट्रल कर दिया, तो टोटल 4 और 4 8 हो गए। लेकिन ये डायगोनल्स जितने हैं, इस डायगोनल्स में हमें कहीं भी सेंटर नहीं करना है एक्सेप्ट एक डायगोनल, सिर्फ साउथ और ईस्ट के बीच में जो ये रेलवे आता है, साउथ ईस्ट रेलवे वाला जो लाइन है, तो इसके और सेंटर के बीच में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका तो ऑलरेडी नाम है साउथ ईस्ट और सेंटर के बीच में है तो सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। सिर्फ डायगोनल में एक जगह हमें सेंटर लेने की जरूरत पड़ेगी, बाकी डायगोनल में कहीं सेंटर लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर हमने कहाँ लिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ही लिया, 1 2 3 4 सेंटर लिए हैं, 5वां सेंटर डायगोनल में सिर्फ यहाँ पे है। तो जैसा सेंटर लिया है वैसा नाम, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ये हो गया अपना नोमेनक्लेचर। ये टोटल कितने हो गए, 14। अब 14 में पहले हम सेंटर देख लेते हैं और उसके बाद अभी हमारे 3 4 टोटल 18 है, तो अभी 4 बचते हैं, उस 4 को लास्ट में देखेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं। इंडिया के मैप पे देखो, सबसे पहले नॉर्थ में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो नॉर्थ में सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, तो इसका हेड क्वार्टर क्या हो गया, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली। साउथ सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, चेन्नई, तो इसका हेड क्वार्टर, वैसे मैं सारे हेडक्वार्टर का नाम यहाँ पे अलग से नहीं लिख पाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिखेगा नहीं से ठीक से, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, और अब ईस्ट में सबसे बड़ा शहर कोलकाता,
ईस्ट का सबसे बड़ा शहर कोलकाता। इसको अलग मार्कर से एक बार लेके कोशिश करते हैं। वेस्टर्न साइड में सबसे फेमस सिटी मुंबई। तो हेडक्वार्टर, 4 हेडक्वार्टर में पता चल गया। अब मुंबई इतना बड़ा शहर है, ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी सिटी का स्टडी बता रहा हूँ। वेस्ट रेलवे का सेंटर वेस्टर्न रेलवे का भी है, और सेंट्रल रेलवे वैसे तो मैप में यहाँ बीच में कहीं एमपी के अराउंड आता है, लेकिन सेंट्रल रेलवे का भी हेड ऑफिस क्या है? मुंबई ही है। सेंट्रल रेलवे का भी हेड ऑफिस क्या है? मुंबई। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बता दे रहा हूँ, स्लाइड में लिखा हुआ है सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस मुंबई। अब आ जाओ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा एरिया पड़ता है? नॉर्थ इधर, वेस्ट इधर, बीच में कौन सा एरिया पड़ता है? कुछ ऐसा राजस्थान टाइप का एरिया पड़ता है ना? मैप में आप मैप पे कोरिलेट करो तुरंत। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में सबसे फेमस सिटी, वहाँ की कैपिटल जयपुर, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर हो गया। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि दिल्ली और कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल और दिल्ली के अराउंड बीच में कौन सी जगह पड़ती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इसका नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गोरखपुर। ठीक है। वेस्ट साउथ में, ये वेस्ट मतलब बॉम्बे, और साउथ यानी कि साउदर्न, ये लोअर एरिया, इन दोनों के बीच में आओगे तो कहीं ना कहीं कर्नाटका में लाई करोगे। अकॉर्डिंग टू मैप, जनरलाइज में बातें बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा, यहाँ पे स्टडी करने का तरीका बता रहा हूँ। तो कर्नाटका में कहीं ना कहीं लाई करोगे। कर्नाटका में एक जगह है हुबली। कर्नाटका में एक जगह है हुबली, तो इसका हेडक्वार्टर हुबली हो गया। ठीक है। अब साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी जगह है? साउथ, यहाँ लोअर एरिया से ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ ये मैप थोड़ा सा इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में जाओगे तो यहाँ कोई उस टाइम जब ये हेड ऑफिस बना होगा, हेडक्वार्टर, तो इनको कुछ ढंग का सिटी मिला नहीं होगा। जैसे कैसे सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस भी मुंबई है, तो ये साउथ ईस्ट का भी ये हेड ऑफिस कहाँ चला गया? कोलकाता चला गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ कहीं भी नहीं है, इस एरिया में कहाँ चला गया? कोलकाता चला गया। जैसे कि सेंट्रल रेलवे का वेस्ट मुंबई आ गया था। अब नॉर्थ और सेंटर के बीच में क्या है? नॉर्थ सेंट्रल, तो दिल्ली और सेंटर मतलब ऊपर से नीचे तक इधर आओगे, इसका इलाहाबाद, प्रयागराज, इसका प्रयागराज। ईस्ट और सेंटर के बीच में ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ ईस्ट से सेंटर के बीच में आओगे तो कहीं ना कहीं यूपी में तो एक हेडक्वार्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार का कोई एरिया आएगा, वहाँ पे हाजीपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कौन सा हेडक्वार्टर है? हाजीपुर। मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। साउथ और सेंटर के बीच में, मतलब एकदम लोअर पार्ट से सेंटर, इधर सेंटर के बीच में आ रहे हो तो बीच में आंध्रा और तेलंगाना के बीच में एक कोई जगह पड़ती है, और उससे एक आंध्रा तेलंगाना, पहले तो एक ही था, उससे आप अंदाजा लगा लोगे। इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद। अब सेंटर और साउथ ईस्ट के बीच में, यानी कि ये साउथ ईस्ट का तो कोलकाता हो गया, और उस सेंटर के बीच में, इस बीच में एक जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एमपी में तो एक हेडक्वार्टर हो गया, तो अब एमपी दोबारा नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में, इन दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ वाला एरिया पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में क्या है? बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर। ये सारे हो गए। अब सेंट्रल रेलवे का मुंबई हमने समझ लिया था। अब आ जाओ, ये टोटल 14 रेलवेज हो गए। अब एक ईस्ट, ये कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा, तो इस कोस्टल एरिया को ईस्टर्न कोस्टल एरिया बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, और इसको साउथ कोस्ट बोलते हैं। ये ईस्ट कोस्ट, ये साउथ कोस्ट। तो ये अभी रिसेंटली सबसे लास्ट में ये जोन बना है। इसका हेडक्वार्टर, ये देखो, इस एरिया में आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना में तो हो गया, आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश में एक सिटी है विशाखापट्टनम।
इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम हो गया। ईस्ट कोस्ट, ये इस एरिया में जाओगे तो कोलकाता में तो बहुत सारे हेड ऑफिस हो गए, अब बहुत ज़्यादा हेड ऑफिस की जरूरत नहीं। उड़ीसा एरिया पड़ता है ये पोर्शन, तो ईस्ट कोस्ट के वाले एरिया में उड़ीसा में एक सिटी पड़ता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर, साउथ कोस्ट का वाइजाग, विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे भी ये 7 स्टेट जो हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे जो 7 स्टेट हैं और कुछ बिहार का भी पोर्शन है, कुछ वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर मालीगांव, गुवाहाटी। गुवाहाटी आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी। तो ये टोटल कितने हो गए? 14, 15, 16, 17 और एक कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का तो हेड ऑफिस कोलकाता में ही होगा, वो बिल्कुल अलग है, तो उसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। कोलकाता मेट्रो को लेके 18 डिवीजन है, वैसे 17 है, और ये सबसे लास्ट में अभी रिसेंटली बना है डिवीजन। ऐसे हमने यहाँ पे याद किया। तो याद करने का कैसे तरीका? डायरेक्शन में जाएंगे, मैप में जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनका उन सबका डायगोनल कॉर्नर, फिर उनका सबका सेंटर, ऐसे 12 हो जाएंगे। फिर साउथ, इसका एक सेंटर 13 और यहाँ पे एक 14 सेंट्रल का, और उसके बाद 3 यहाँ पे 14 और 3 17 और एक कोलकाता मेट्रो 18। अब आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो दोबारा अपने स्लाइड पे हम लोग आते हैं। स्लाइड नंबर दिस, जोन्स एंड डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो जोन्स एंड डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवे में हम देखेंगे कि अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल रेलवे मुंबई, और किसका मुंबई था? वेस्टर्न रेलवे का। इस स्लाइड में नहीं है, वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे है, वेस्टर्न रेलवे ये रहा, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई, सॉरी वेस्टर्न रेलवे का मुंबई, ये वेस्टर्न रेलवे है, इसका मुंबई। हालांकि इसका पूरा नाम है मुंबई चर्च गेट। देखो नॉर्मली गेट से याद रखो, गेट हमेशा साइड में होता है, तो जो वेस्टर्न रेलवे है उसका चर्च गेट है, और जो अपना सेंट्रल रेलवे है उसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT, इसको शॉर्ट में CST भी बोलते हैं। जो सेंट्रल रेलवे है उसका छत्रपति शिवाजी, और जो वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट एकदम साइड में पड़ता है समुद्र के किनारे, तो वेस्टर्न रेलवे साइड में, डोर हमेशा, गेट हमेशा साइड में ही होता है, घर के बीच में नहीं होता। तो ये रटने का तरीका है, याद करने का तरीका है। चर्च गेट वेस्टर्न का, और मुंबई CST किसका? सेंट्रल रेलवे का। ईस्टर्न रेलवे ऐसे आप कोलकाता बोल देंगे, कोलकाता फेयरली प्लेस। फिर कोलकाता और किसी का है, किसका है? आगे आके देखिए, इसका साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता गार्डन रीच। तो थोड़ा सा इससे भी टेक्निक याद रखनी, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेट्रो रेल कोलकाता जो है उसका कोलकाता ही है। जो सबसे लास्ट बना है साउथ कोस्ट रेलवे, इसका वाइजैग विशाखापट्टनम। ऐसे करके आपको याद रखना है। 18 जोन्स हैं, 18 जोन्स का हेड क्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा, ये आपको याद करना है। अब आ जाइए इस जोन्स में, जो 18 जोन्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। सिटीज हैविंग मोर देन 1 डिवीजन, चलो इस स्लाइड पे भी दोबारा आएंगे, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। सिटीज हैविंग, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सिटीज हैविंग मोर देन 1 जोनल हेडक्वार्टर्स, मतलब ऐसे शहर जहाँ पे एक से ज़्यादा जोनल हेडक्वार्टर हैं। तो ये तो आपको वैसे भी याद है। सबसे पहले कौन सा था? मुंबई। मुंबई में किसका किसका था? मुंबई, ये वेस्टर्न, सॉरी सेंट्रल रेलवे का, CR का हेडक्वार्टर है, और किसका है? वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट, वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर है, और एक कोंकण रेलवे है, ये अपना PSUs में आता है मेनली, तो PSU इसका भी नवी मुंबई, हालांकि इसका भी है, लेकिन ये कोंकण रेलवे को जोन में कंसीडर नहीं करते हैं, ये गलती आप लोग मत करना। कोंकण रेलवे का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर, ये भी मुंबई में आता है। अब कोलकाता में क्या क्या आता है? ईस्टर्न रेलवे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे जो बताया था, जो एकदम साउथ और ईस्ट के बीच में था, उसका भी कोलकाता, और मेट्रो सिटी का भी कोलकाता। मतलब ये 2 सिटी हैं जहाँ पे 3-3 रेलवे के हेडक्वार्टर हैं। इन 3 में से एक ऐसा रेलवे है कोंकण रेलवे जो जोनल रेलवे में नहीं आता है, जो अलग से कंसीडर किया जाता है, और इसको जोनल रेलवे में कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी ये रहा।
अब कुछ ऐसे सिटी जहाँ पे जोनल हेडक्वार्टर तो हैं लेकिन उनमें कोई डिविजनल ऑफिस नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब सिटीज हैविंग जोनल हेडक्वार्टर्स बट नॉट डिविजनल ऑफिस। कुछ ऐसे शहर जहाँ पे जोनल हेडक्वार्टर हैं लेकिन डिविजनल ऑफिस, देखो जोन बड़ा है 18 जोन्स हैं, डिवीजन छोटा है 71 डिवीजन है। मतलब हर एक जोन के अंदर 2, 4, 5, 6 ऐसे डिवीजन आते होंगे। तो मतलब ऐसे शहर जहाँ पे जोनल मतलब जोन का तो हेडक्वार्टर है लेकिन डिवीजन का नहीं है, दैट इज हाजीपुर, भुवनेश्वर। हाजीपुर किसका था, यहाँ से एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर हाजीपुर था। ये जोनल हेडक्वार्टर है लेकिन यहाँ पे किसी डिवीजन का हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। भुवनेश्वर किसका था, साउथ ईस्ट और सेंटर के बीच में, डायगोनल लाइन के बीच में जो सेंटर पड़ा था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे जोनल हेड ऑफिस है लेकिन कोई भी डिविजनल ऑफिस नहीं है। गोरखपुर ये किसका था, नॉर्थ ईस्ट का था। हमने मैप में देखा था, मैप के थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा और नोमेनक्लेचर भी याद रहेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो आप इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही नाम बोला गया है। तो यहाँ से इसका गोरखपुर। और ये किसका था, गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट एनएफ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का एनएफ रेलवे। ये 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पे जोनल ऑफिस है लेकिन डिविजनल ऑफिस कोई भी नहीं है। अब हम लोग एक दूसरे स्लाइड पे आते हैं। सिटीज हैविंग मोर देन 1 डिविजन्स, मतलब ऐसे शहर, डिवीजन कितने हैं, टोटल 71 डिविजन्स है, टोटल 71 डिविजन्स है। अब ऐसे शहर जहां पे 1 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा डिविजन्स हो, मोर देन 1 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। मुंबई में मुंबई सेंट्रल रीजन का भी, सेंट्रल रेलवे का भी डिवीजन है, वेस्टर्न रेलवे का भी डिवीजन है। कोलकाता, हावड़ा डिवीजन, ये डिवीजन का नाम है। हावड़ा डिवीजन किस में आता है, साउथ ईस्ट रेलवे में आता है। सियालदह डिवीजन किस में आता है, ईस्टर्न रेलवे में आता है। इन दोनों का हेड ऑफिस, दोनों डिवीजन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। सिकंदराबाद डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लखनऊ में 2 डिवीजन आते हैं, एक नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन आता है जहाँ जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, नॉर्दर्न रेलवे, और एक नॉर्थ ईस्ट रेलवे जिसका हेड ऑफिस गोरखपुर में है। इन दोनों जोन में ये 2 डिवीजन लखनऊ के अंदर आते हैं जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, लखनऊ में है। नागपुर सेंट्रल रीजन, नागपुर सेंटर साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन और साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन नागपुर। और कुछ होगा, पटना में 3 डिवीजन का हेड ऑफिस है, समस्तीपुर, सोनपुर, यहाँ पे सोनपुर होगा, और दानापुर। ये 3 डिवीजन है जिनका हेड क्वार्टर पटना में है। तो ऐसे ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं डिवीजन और जोन से। आपका डिवीजन और जोन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यूनिट अपनी आती है प्रोडक्शन यूनिट, और प्रोडक्शन यूनिट के बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। प्रोडक्शन यूनिट में जो जितनी कंपनियां हैं रेलवे की, डायरेक्ट कंपनी, कारखाने, उसमें कौन कौन से हैं मेन, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जनरल मैनेजर मेनली इनको हेड करते हैं, जीएम। जैसे आपने जीएम कहाँ पे पढ़ा था, जोन में जीएम होते हैं। 18 जोन्स हैं, 18 जोन के 18 जीएम्स हैं, वैसे यहाँ पे भी जनरल मैनेजर्स हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मेनली पूछा जाएगा कहाँ से, कहाँ पे है, बर्दवान वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। हालांकि पर्सनली मैं बताऊं तो बर्दवान का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है, मैं वहाँ पे गया भी हूँ। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क बर्दवान में है। ये कब बना था, इसका मोटिव क्या है, हालांकि ये नाम से पता चला कि यहाँ लोकोमोटिव बनते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी, ये डिटेल स्टडी आप लोगों को खाली टाइम में करना चाहिए। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का पहले नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, अब उसका नाम बदल के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स किया गया। नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसका ये चेन्नई है, चेन्नई इसके एड्रेस में लिखता है चेन्नई 38 तमिलनाडु में, और जो लोकल जगह है, जगह का नाम है पेराम्बर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कई बार। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, ये कोच बनाती है, ये भी कोच बनाती है, ये लोकोमोटिव्स बनाती है। बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूँ। और इसको
नाउ दिस इज रेल व्हील फैक्ट्री, येलाहंका, बेंगलोर, कर्नाटका। येलाहंका में है रेल व्हील फैक्ट्री, मेनली व्हील और एक्सेल्स बनते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। ये अभी इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये कब बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस लिए, हालांकि नाम से तो पता चलता है, लेकिन इसके बारे में बेसिक 2-2, 4-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ताकि कभी भी आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, लोको पायलट में अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना इसके लिए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कुछ जो प्रोडक्शन यूनिट में होते हैं, इनमें तो जनरल, ये जो अभी बताया इनमें जनरल मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे CAO होते हैं, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क। ये कहाँ पे है? पटियाला, पंजाब। और ये कब बना था ये आपको पता होना चाहिए, इसका ईयर पता होना। रेल व्हील प्लांट, बेला, सारण, बिहार। सारण डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह है बेला, वहाँ पे रेल व्हील फैक्ट्री, ये आई थिंक 2008 में बना था। और ऐसा करके आपको प्रोडक्शन यूनिट जितनी है उसके बारे में एक एक 2-2 लाइन पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स में ये डेजिग्नेशन की बात की गई है। यहाँ भी मेनली जनरल मैनेजर्स होते हैं, जो जोन्स में होते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स के मेन जो कारखाने हैं उनमें होते हैं। यहाँ भी जनरल मैनेजर्स मेनली होते हैं। और कुछ एक डिपार्टमेंट है, कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे CAO होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसको शॉर्ट में कोर भी बोलते हैं। और ये 1971 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका मतलब मेन मोटिव है कि जितने रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर देना। हालांकि इसका एक टारगेट भी है 2023 तक जितने रूट हैं ब्रॉड गेज के, बीजी रूट हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई करने का है। इसके पूरे कंट्री में 9 to 10 नहीं, इसके पूरे कंट्री में मेरे ख्याल से टोटल 9 यूनिट्स हैं, अलग अलग शहरों में 9 यूनिट्स हैं। इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी काफ़ी है। हालांकि और अगर जानना हो तो आप इस पे अलग से एक वीडियो बनेगी, आप लोगों को मैं बता दूंगा। NF रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये NF रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, वहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और एक्चुअली वो NF रेलवे जो है वो एरिया थोड़ा हिली और रिवर्स का एरिया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है वहाँ। कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाना और रोड्स बनाना, इसलिए NF रेलवे कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस गुवाहाटी, मालीगांव। यहाँ भी जनरल मैनेजर होता है। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना कि NF रेलवे जो है, NF रेलवे, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि NF रेलवे का जो GM होगा, NF रेलवे जोन का जो GM होगा, इसका भी GM वही होगा। नहीं, इसका GM अलग है और NF रेलवे जो जोन है उसका GM अलग है। तो ये दोनों अलग GM होते हैं। CAO, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्क्स, कॉफमो शॉर्ट में बोलते हैं। इसका हेड ऑफिस दिल्ली, तिलक ब्रिज, दिल्ली में है। और इसका मेन मतलब टारगेट था, ये बाहर के फंडिंग पे, मतलब वर्ल्ड बैंक के फंडिंग पे ये बना था। और इसका मेन मोटिव था कि रेलवे में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो सकता है उसके लिए काम करना, उसके लिए कंसर्न रखना, और उसके लिए सारे रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे बोर्ड को सजेशन देना, इसका मेन कंसर्न है। इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, IROAF। अल्टरनेट फ्यूल का मतलब आप सिंपल समझ जाइए, जो मेनली रीन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करना। मतलब जैसे लोकोमोटिव में CNG इंट्रोड्यूस करना, LNG कंप्रेस, CNG, LNG, बायोडीजल, ये सारी चीज़ें रीन्यूएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना, इसका मेन मोटिव है। और ये लक्ष्मी नगर, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ये कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को समर ट्रेनिंग के लिए भी इनवाइट करता है, और वहाँ से ताकि अवेयरनेस बढ़े। मेनली रेलवे, आपको पता है, अगर रेलवे रन करती है तो मेन फंक्शन होता है, मेन रोल होता है इंजीनियर्स का। और इंजीनियर्स के लिए अवेयरनेस दिखाना, बताना कि हमारा जो फ्यूल है उसका अल्टरनेट मीन क्या हो सकता है, मतलब जो अभी फ्यूल यूज़ करते हैं उसका रिन्यूएबल एनर्जी से कितना % कितना रिप्लेसमेंट हो सकता है,
तो ये जनरल मैनेजर्स हैं अदर यूनिट्स में, 1 2 3 4 इनके, और कुछ 1 2 इंस्टीट्यूशन हैं, 1 2 कॉलेज हैं जहाँ पे डायरेक्टर जनरल होते हैं। डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये इसका फाउंडेशन हुआ था 1930 में देहरादून में, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद में खाली करा के इंडियन आर्मी को दिया गया। उसके बाद इसका हेड ऑफिस 1952 में वडोदरा में बना था, और ये कॉलेज मेनली क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए होता है, जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर सिविल सर्विसेज सेलेक्ट होकर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। तो मेनली ये ऑफिसर्स का कॉलेज है, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आरडीएसओ लखनऊ, 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था लखनऊ में, और इसका मेन पर्पस है, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है, आरडीएसओ इज सोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। इसका मेन काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को टाइम टू टाइम अपना टेक्निकल एडवाइजरी देता रहता है, रिसर्च करके कि किस तरीके से काम किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन का काम यही होता है। ये जस्ट लाइक मतलब मेरी सिंपल लैंग्वेज में इनको आप कह लो कि रेलवे के साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं, और वो रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और इनको सजेशन डिपार्टमेंट वाइज देते रहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का अब यूज़ करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी एस्पेक्ट से कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो ये हमारा अदर यूनिट्स रहा, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस पॉइंट को मैं एकदम ब्रीफ आपको बताने वाला हूँ। और क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में टोटल देयर आर 16 PSUs, देयर आर 16 PSUs इन फॉर वर्क फॉर इंडियन रेलवेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कितने PSUs हैं? 16 PSU में ये कुछ उनका ईयर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट से ये कौन से 1974 में, ऐसे करके सारे PSUs हमने लिखे हैं। इनमें से 1 2 PSU हैं, जैसे कि ये BWEL, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर देख लेना क्या है, क्योंकि रिसेंटली 2017 में इसको क्लोज किया गया। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑर्डर था कि इसको जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए। ये भी क्लोज हो चुकी है। BSCL, ये मतलब फॉर्मेशन तो इसका बहुत पहले हुआ था, लेकिन 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इसको दिया गया था। फिर ये 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को गया था। ये दोनों कंपनी क्लोज हो चुकी हैं। ये अभी चल रही है BCL भी 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मिली थी, और इनका भी काम है रेलवे के पार्ट्स बनाना, रेलवे के लिए काम करना, कोई भी पार्ट्स हो वो काम करना इनका काम है। आउट ऑफ 16 ये 2 कंपनी क्लोज हो चुकी है। 14 कंपनीज हैं, इनके बारे में मैं मतलब इनके लिए एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि कुछ स्लॉट में बनाना पड़ेगा, जैसे 1 2 कंपनी को लेके एक छोटे छोटे वीडियो, ताकि हर एक कंपनी के बारे में आपको पता हो। हर एक कंपनी का डिटेल जानना है, जो जितने PSUs हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ DFCCIL ये तो अपना खुद का एग्जाम भी लेता है, तो DFCCIL में भी जनरल नॉलेज के तौर पे हो सकता है कि कुछ रेलवे से क्वेश्चन पूछे जाएं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। लास्ट सेक्शन इज करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में एज ए स्टूडेंट कैसे एंट्री ले सकते हैं और क्या कैटेगराइजेशन होता है। पर्सनल, देयर आर 2 मेनली, गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड। इन गेस्टेड ग्रुप A and B, नॉन गेस्टेड ग्रुप C and D. It means there are total 4 groups in Indian Railway through which we can enter into Indian Railway as a staff and personal. Group A, ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, आपको मैं बता दूं। ग्रुप A और B से टोटल स्टाफ के 1.2% ही स्टाफ होते हैं। ग्रुप C 92.6% constitutes and ग्रुप D 6.2%। यहाँ पे हमने देखा कि रेलवे में जो फैक्चुअल जो डाटा हमें बता रहा है, रेलवे के जो टोटल स्टाफ होते हैं उसमें ग्रुप A, B, C, D, ग्रुप A और B 1.2% एंड ग्रुप C 6.2%, मतलब टोटल
स्टाफ रेलवे में ग्रुप मैक्सिमम स्टाफ 92.6 यानी कि 92 to 93% स्टाफ ग्रुप सी के कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स कि रेलवे में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रुप सी के एग्जामिनेशन से होता है और ग्रुप सी में ही रेलवे आरआरबी, जेई, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल वाला एग्ज़ाम जो अभी हुआ था, एनटीपीसी, एलपी एंड टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, ये सारे एग्ज़ाम ग्रुप सी में आते हैं। तो हमारा मेन फोकस ग्रुप सी रहेगा। ग्रुप बी का एग्ज़ाम डायरेक्टली नहीं होता, ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है। ग्रुप सी वाले स्टाफ ग्रुप बी में डिपार्टमेंटल जब एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी से ग्रुप बी में चले जाते हैं। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 3 ग्रुप में कैसे एंट्री लेना है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसकी चर्चा करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप ए। ग्रुप ए से पहले स्टार्ट करते हैं। नाउ ग्रुप ए, इन ग्रुप ए देयर आर टोटल 10 डिपार्टमेंट्स। आउट ऑफ 10, 5 departments selected through engineering services examination conducted by UPSC. From 6 to 9 selected through civil services examination conducted by UPSC, and last IRHS selected through CMSA combined medical services examination conducted by UPSC. अब इसमें 1 to 5 जो होते हैं ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, IRSC इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इंजीनियर्स यानी कि ये सिविल इंजीनियर्स, IRSME मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिग्नल इंजीनियर्स, एंड IRSS स्टोर्स, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ स्टोर्स। ये स्टोर्स में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं। ये 5 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज, 4 डिपार्टमेंट सिविल सर्विसेज, यानी कि ये सारे के सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इट मीन्स ये कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। ये पूरा का पूरा ग्रुप ए का सिलेक्शन DOPT से होता है। बट लास्ट ईयर 24th of December, on 24th of December 2019 कैबिनेट अनाउंस द मर्जर ऑफ 8 डिपार्टमेंट्स। स्टार्टिंग के जो 8 डिपार्टमेंट हैं कैबिनेट ने उनका मर्जर किया और इसमें एक नया नाम दिया गया, नाम IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। अब ग्रुप नंबर 1 से नंबर 8 तक, यहाँ से यहाँ तक ये जितने पोस्ट हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, इनका रिक्रूटमेंट IRMS के थ्रू होगा। IRMS ये सिविल सर्विसेज के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू करेगा, या ये अपना अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट करेगा, इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब कि लास्ट 2019 में ये मर्जर हुआ और 2020 से रेलवे ने 2020 से 2020 की नोटिफिकेशन, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज को या सिविल सर्विसेज की, अपनी वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया। अब तक 2020 से लेके अभी 21 चल रहा है, अभी तक 8 डिपार्टमेंट में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ये अभी विद होल्ड है और अभी इस टाइम डिपार्टमेंट नंबर 9 and 10, इंडियन रेलवे पुलिस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज एंड इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज, IRPFS, IRHS, ये 2 डिपार्टमेंट सिर्फ अभी रेलवे में सेलेक्ट होकर जा रहे हैं। रिमेनिंग 8 डिपार्टमेंट्स का IRMS के थ्रू होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये बाद में हमें पता चलेगा। तो अभी ग्रुप ए में देखा जाए तो देयर आर ओनली 2 डिपार्टमेंट्स, केवल और केवल 2 डिपार्टमेंट में ओनली IRPFS एंड IRHS विल रिक्रूटेड थ्रू UPSC, और रिमेनिंग 8 डिपार्टमेंट्स ये बाद में डिसाइड होगा। तो ग्रुप ए का ये तरीका रहा। ग्रुप ए में अगर आपको एंट्री लेना है, ग्रुप ए से सेलेक्ट होना है, तो आइदर RMS और UPSC में 2 डिपार्टमेंट ग्रुप ए का वैकेंसी यहाँ कंप्लीट करता है। नाउ कमिंग ऑन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। RRCB was set up in 1998 in रेलवे बोर्ड फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के वैकेंसी को कंट्रोल करने, ग्रुप सी RRB के थ्रू होता है एंड ग्रुप डी RRC। देयर आर टोटल 21 RRBs for group C and there are total 16 RRCs for group C। अब यहाँ पे RRCB, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, एक सेटअप हुआ जो जितने RRB हैं, जितने RRC हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सेंट्रलाइज तरीके से रेगुलेट करने के लिए। RRCB का भी हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। और 21 ये तो मैंने बता दिया। इन 1942 सर्विस कमीशन विथ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स
एक्चुअली आरआरबी का जो बेसिक कंसेप्ट आया था 1942 से ही स्टार्ट हो गया था आरआरबी बनना। धीरे धीरे एक आरआरबी, 2, 3, 4 ऐसे करके टोटल 21 आरआरबीज हैं। और इन 1985 में, पहले 1985 से पहले इसका नाम था रेलवे सर्विस कमीशन। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 1985 से पहले इनका नाम था रेलवे सर्विस कमीशन, और 1985 में इसका नाम बदल के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कर दिया गया। टोटल 21 आरआरबीज आर फंक्शनिंग। मेन एग्जामिनेशन ग्रुप सी में जो होता है, अब ग्रुप डी की बात हम लोग बाद में करेंगे, आ जाते हैं ग्रुप सी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ग्रुप सी से होता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम, सबसे ज़्यादा स्टाफ ग्रुप सी के होते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है ग्रुप सी को अभी कवर करना। ग्रुप सी में वैसे देखा जाए मेनली आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होता है, एलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ये एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। और आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसके बारे में बताऊंगा, आरआरबी एनटीपीसी। तो आज हम देखते हैं कि आरआरबी के थ्रू मेन एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें किसी भी एक एग्जाम का हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट जब भी आती है तो उसके साथ जेई आईटी ये एक अलग पोस्ट होती है, डीएमएस एंड सीएमए इनकी वैकेंसी एक साथ आती है आरआरबी जेई के साथ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें कुछ ऐसा होता है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स शुड नॉट अप्लाई। कैंडिडेट्स मतलब आरआरबी जेई की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा, चाहे आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या और भी कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा हो। और भी डीएमएस और सीएमए के लिए इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो सारा डिटेल स्टडी करेंगे। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है और नोटिफिकेशन आ गया है, आरआरबी ने नोटिफिकेशन दिया, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज एनी कैंडिडेट्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फॉर लाइफ टाइम। मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन प्रीमाइसेस में अगर कुछ भी अनफेयर करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो आप उस एग्जामिनेशन से और आरआरबी के किसी भी एग्जामिनेशन से लाइफ टाइम के लिए डिबार हो सकते हैं। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। और ये बेसिक थर्ड पॉइंट है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। 7th CPC के थ्रू आरआरबी जेई के पोस्ट पे जो होते हैं उनकी सैलरी 35,400 प्लस अलाउंस जो होते हैं वो सारे ऐड करके होते हैं। और एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स एज लिमिट होती है। अब इसमें कैटेगरी वाइज कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, तो वो आप डिटेल देखेंगे तो पता चलेगा। मेन जनरल के लिए एज 18 to 33 ईयर्स होती है। दी सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। मतलब अगर आपने देर आर 21 आरआरबीज, मतलब पूरे कंट्री में 21 आरआरबी हैं। नोटिफिकेशन आने पे आप किसी भी आरआरबी के थ्रू आप अप्लाई किसी एक आरआरबी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक फॉर एग्जांपल आपने आरआरबी चंडीगढ़ से आपने अप्लाई कर दिया तो अब आपका वो आरआरबी फाइनल हो गया। अब बाद में आप सोचें कि चंडीगढ़ से भी अप्लाई कर दूँ, आरआरबी इलाहाबाद से भी कर दूँ, आरआरबी गोरखपुर से भी कर दूँ, जम्मू से भी कर दूँ, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक बार आरआरबी आपने जो डिसाइड कर लिया उसी से अप्लाई करना है। ये बेसिक नॉलेज है। द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। 2 स्टेज एग्जामिनेशन CBTs, CBT1 एंड CBT2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 स्टेज में होते हैं आरआरबी जेई में। CBT1 क्वालिफाई करने के बाद वहाँ से मेरिट बनती है, CBT2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं लिखने के लिए। और उसके बाद फाइनल जो स्टेज होता है, इंटरव्यू नहीं होता, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जो बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। अब नेक्स्ट आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब CBT2 में उतने ही कैंडिडेट को लिया जाता है जितनी सीटेज होती हैं, उसके जितने वैकेंसीज होती हैं उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को CBT1 से मेरिट बना के CBT2 के लिए CBT2 लिखने के लिए लिया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 15 टाइम्स होता है। ये थोड़ा कम या ज़्यादा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करेंट सिचुएशन। देयर शैल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इट मीन्स आप कोई भी गलत अटेम्प्ट क्वेश्चन पे लेते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स वैसे आरआरबी में मैं बता दूं ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 मार्क्स होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स होता है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज वेरी टफ। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
फर्स्ट स्टेज यानी CBT 2, फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकेंड स्टेज CBT 2, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन मेडिकल एग्जामिनेशंस, सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ऑल, कॉमन मतलब जितने भी डिफरेंट पोस्ट होते हैं RRB JEE के अंदर, RRB JEE सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, RRB JEE IT, CMS, जितने भी पोस्ट होते हैं उनके लिए CBT 1 का सिलेबस कॉमन है। लास्ट 2019 में जो नोटिफिकेशन आई थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल टाइम 90 मिनट्स, इट मीन्स 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन। आपको मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। 120 मिनट्स फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, तो इस पे गौर नहीं करना है। ये फिजिकली डिसेबल पर्सन जो है उनके लिए टाइमिंग दिया है। 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और CBT 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, CBT 2 के लिए इसका मार्क्स, CBT 2 में सिलेक्शन के लिए CBT 1 का मार्क्स यूज होता है। तो यहाँ से हमने देखा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, CBT 1, CBT 2, कितने CBT 1 में क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है। इस पे अब CBT 2 का सिलेबस और सब्जेक्ट्स में क्या क्या पोर्शन आता है उसका भी स्टडी हम लोग अभी इस टाइम करेंगे। और उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज इज अप्रोक्सीमेटली, ये 2014 RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 या 15 का क्वेश्चन था RRB JEE। टोटल रूट लेंथ उस टाइम, वैसे आज के टाइम में ऑलमोस्ट अराउंड 68,000 है, उस टाइम 65 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव अ रेल कोच फैक्ट्री। आपको पता है मैंने प्रोडक्शन यूनिट में अभी बताया था 3 रेल कोच फैक्ट्री हैं, और 3 में कौन कौन सी हैं? कपूरथला में है, ठीक है, चेन्नई पेराम्बूर में है, रायबरेली में है, कोलकाता नहीं है। राइट ऑप्शन इज कोलकाता। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे इज लोकेटेड एट, जैसा कि मैंने मैप के थ्रू बताया, इंडियन मैप के थ्रू अगर आप सोचेंगे तो इसको सही करेंगे। 2 ही कोस्ट रेलवे है, ईस्ट कोस्ट एंड साउथ कोस्ट। साउथ कोस्ट अभी बना है वाइजैक विशाखापट्टनम में। ईस्ट कोस्ट कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा आता है, उड़ीसा में भुवनेश्वर। राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट बाय इंडियन रेलवे विल कनेक्ट, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया। जो 16 PSUs हैं उसमें से 2 कम हो गई हैं, उनमें DFCCIL भी एक आता है। 2000 DFCCIL का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था, और ये अभी मेनली 2 रूट पे काम कर रहा है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, और इसके अलावा और 4 रूट्स, मतलब टोटल DFCCIL पूरे इंडिया में 6 रूट पे काम करेगा, 6 रूट्स बनाएगा। अभी 2 रूट पे काम चल रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट, इसका राइट आंसर होगा लुधियाना टू धनकुनी, लुधियाना, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अब हम चलते हैं CBT 2 के लिए सिलेबस क्या होगा, CBT 1 के लिए सिलेबस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या होगा, वो एक PDF के थ्रू समझते हैं। तो ये अभी आप बोर्ड पे जो PDF देख रहे हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस का था, मैंने RRB के साइट से डाउनलोड किया है। इसको दिखाने का मेन मकसद है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ पे तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करते हैं मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। टोटल 4 सेक्शन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है, रेलवे ऐसे डिपार्टमेंट है कि मेनली रेलवे को इंजीनियर्स चलाते हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। एट द सेम टाइम आप देखो जनरल साइंस से क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर आर ओनली 15 क्वेश्चंस। तो अभी यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, जनरल साइंस, फॉर एग्जांपल जनरल साइंस का सिलेबस आप देखो। जनरल साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, मतलब बायोलॉजी, अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। CBSE का 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है वहीं तक सिलेबस कन्फाइंड रहेगा। तो ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से स्टडी करता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हैं। सिलेबस आप RRB की साइट पे डाउनलोड करके देख लेना। मेनली मेरा फोकस करना था इस पॉइंट पे कि इसमें मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ये पोर्शन ज़्यादा आता है CBT 1 के लिए।
अब एट द सेम टाइम अब CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 में जैसे ही पहुंचते हैं तो CBT 2 इज ऑफ 120 मिनट्स एंड 150 क्वेश्चन। यहाँ भी किसी भी एक क्वेश्चन पे कंप्लीट 1 मिनट भी नहीं है, 120 मिनट्स एंड 150 क्वेश्चंस। अब इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं दोबारा से क्या क्या चीज़ें पूछे जानी है। ये सिलेबस है, आप लोग RRB की वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखेंगे। मैं सब्जेक्ट का डिस्कशन एक बार ब्रीफली कर देता हूँ। सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, फिर बहुत कम क्वेश्चन, ओनली 15 क्वेश्चंस। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो यहाँ दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन होंगे, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इतनी। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, आज के टाइम में इन्वायरमेंट को सेफ रखना या कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करना जो कि इको फ्रेंडली हो, उस पर ज़्यादा कंसर्न है। पॉल्यूशन को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो आज के टाइम में ये इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटीज़, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल एबिलिटीज़। और टेक्निकल एबिलिटीज़ में आप सिलेबस ब्रांच वाइज, फॉर एग्जांपल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी जो सारी आपकी ब्रांचेस हैं, आपके कोर ब्रांच से पूछा जाएगा। उसमें सब्जेक्ट का सिलेबस इसी PDF में दिया होगा, आप RRB के किसी भी वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। और RRB में सिलेक्शन के लिए एस एकेडमी से आपको क्या हेल्प चाहिए, आप नीचे दिए गए लिंक में भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बननी चाहिए। वैसे PSUs जितने हैं 16, उन पे नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पे बनाने का मैंने सोचा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।